हेलो स्टूडेंट्स, अपना एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर चल रहे थे। मॉडल पेपर 1 के मैंने सेक्शन ए करवा दिया। आज करेंगे सेक्शन बी। संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर है। सेक्शन बी में देखो, पहला चौथा क्वेश्चन है इसका। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात है करो। 6 और दूसरी संख्या कौन सी है? 20। जब भी अभाज्य गुणनखंड तो सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले भाग किसका जाएगा? 2 का। तो यहाँ क्या आ गया? 3। 3 का 1। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा में 3 गुणा में 1। उसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 का क्या आएगा? 10, फिर 2 का 5 और 5 1। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 1। जब भी HCF निकालना हो, HCF कैसे? कॉमन देखते हैं कॉमन देखते हैं। 2 और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो HCF तो अपना क्या आ गया? 2। जब भी LCM निकालना है तो पहले 2 लिख देंगे, फिर बाकी बच गया। यहाँ 3 बचा है तो 3, यहाँ 2 बचा है और 5। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो LCM इसका क्या आ गया? 60। उसके बाद में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और ये 5वां क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक क्या दे रखे हैं? √3 और पहले मान लो एल्फा का मान क्या दे दिया? √3 और बीटा का मान क्या दे दिया? -√3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपने फॉर्मूला 2.2 में पढ़ रखा है। क्या होता है? x² + एल्फा + बीटा x प्लस एल्फा बीटा बराबर क्या है? 0। तो यहाँ एल्फा बीटा का मान रखेंगे तो x² प्लस एल्फा का मान क्या है? √3 और बीटा का मान क्या है? -√3x प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा का मान √3 और बीटा का मान क्या है? -√3। इसको हल करेंगे तो x² प्लस ये कट गया। इसका आंसर क्या आएगा? 0 गुणा में x प्लस √3 का √3 से गुणा क्या होता है? 3 और माइनस ये माइनस का प्लस के साथ गुणा क्या? माइनस यानी 3। तो इसका बहुपद क्या होगा? x² -3। इसका आंसर क्या होगा? x² -3। अब इसका क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक द्विघात समीकरण दे रखे। कौन सा? 6 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण दे रखे x² -8x -180 बराबर 0 के मूल याद करने। मूल का मान तो देखो, पहले जब भी मूल ज्ञात करने तो इन गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने। तो इन दोनों का गुणा क्या हो गया? -180²। फिर -8x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, गुणा क्या है? -180² और प्लस माइनस करें तो क्या आएगा? -8। तो यहाँ क्या आ गया? -18 और 10 x और x। 18 में से 10 घटाएंगे कितने बचेगा? -8। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ गया? -180। तो मैं -8x की जगह क्या रख रहा हूँ? -18 प्लस का 10। तो x² -18x प्लस 10x -180 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x। तो x -18 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला है? 10x -18 बराबर 0। तो x प्लस 10 और x -18 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? 18 और x बराबर दूसरा मान क्या होगा? -10। तो इसके दो मूल क्या होंगे? 18 और -10। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 7वां इसका। बिंदु 6, -5 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष में किन देखो 2 बिंदु दे रखे हैं। पहले दे रखा है 5, -6 और दूसरा बिंदु क्या है? -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये मान लो 2 बिंदु हैं, ये 5, -6 और यहाँ -1, -4। इन दोनों को बिंदु बीच में से क्या गुजर रहा है? एक वाई एक्स बीच में से क्या गुजर रहा है? वाई एक्स। मान लो ये M1 है और ये क्या है? M है। तो पूछा है M1 M2 का मान क्या होगा? जब भी मैंने एक चीज़ बताई है वाई एक्स में x का मान क्या होता है? 0, y। तो यहाँ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0,
वाई। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक्स का मान क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, और y का मान क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो x यहाँ x का मान क्या है 0, वो 0 मान यहाँ रखो, बराबर m1 x2 का मान क्या है जो 2 नंबर निर्देशांक में है माइनस का 1, प्लस m2 x1 का मान क्या है यहाँ क्या है 5 बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ m1 प्लस m2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 गुणा में m1 प्लस m2 बराबर माइनस m1 प्लस 5 m2। किसी का संख्या का 0 के साथ गुणा क्या होता है 0, बराबर माइनस m1 प्लस 5 m2। तो 5 m2 बराबर क्या आ गया यहाँ 5 m2 बराबर क्या आ गया m1। इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा m1। अब देखो m1 बट्टा m2 निकालना है, क्या निकालना है m1 बट्टा m2 निकालना है। तो m1 बट्टा m2 क्या आएगा, ये m2 इधर गया तो इसके साथ 5 बट्टा ये क्या आएगा 5 बट्टा, तो m1 अनुपात m2 क्या आ गया 5 अनुपात 1, क्या आएगा 5 अनुपात 1। उसके बाद में इसका अगला सातवां क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन देखो, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 9.1 का पहला क्वेश्चन याद होगा सबको, अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेना। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी ये मान लो क्या है 20 मीटर लंबी डोरी उस पर चढ़ रहा है। तो ये त्रिभुज का नाम भी लिख रखा है ABC, ये कोण दे रखा है 90 डिग्री, ये दे रखे 20 मीटर। यदि भूमि सतह के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, ये कोण कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई क्या मान ली मैंने h। तो क्वेश्चन नंबर 8, माना खंभे की ऊंचाई क्या है h मीटर। तो अब ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना जिसमें कर्ण और लंब हो, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन 30 का मान किसके बराबर है, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20 मीटर। साइन 30 का मान सारणी में जाकर देखोगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी 1/2 बराबर हो गया h बट्टे 20। तिरछा गुणा कर लो, 2h बराबर किसके आएगा 20 के, तो h का मान क्या आ गया 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 10 मीटर है। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में 9वां क्या है 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचे और उसे 1:2 में विभाजित करना है। 9वां क्वेश्चन देखो, पहले इसमें क्या है 11वीं प्रश्नावली में पढ़ा होगा भैया एक रेखाखंड का विभाजन करना, लंबवत विभाजन और त्रिभुज को बनाना। तो पहले क्या करना है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेता हूँ यहाँ से 7.6 ये रहा। अब क्या करना है लंबा रेखाखंड खींच लिया। अब आपने पढ़ा होगा मान लो ये भी एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है खींचा। उसके बाद में इसकी रचना भी करनी है। कोण बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई क्या खींचनी है, एक है लाइन। बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, ये मान लो खींच ली, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको देखना है कितने अनुपात में विभाजित करना है। अब देखो ये करना 1:2 में विभाजित, ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है 1:2 में। तो पहले इसके इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 1+2 यानी 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बराबर जितनी मर्जी हो अपने हिसाब से प्रकार खोल लेना। मान लो मैं इतना खोल रहा हूँ, इतना प्रकार खोला है। अब इस रेखाखंड को कितने भागों में विभाजित किया है मैंने 3 भागों। जैसे एक भाग तो आ गया सही टिक जा रही, एक भाग तो आ गया ये पॉइंट अपने पास है। दूसरा भाग कौन सा इसका ये, और तीसरा भाग ये।
बाकी बचा हुआ पार्ट क्या करना है, इरेज करना है, इरेज कर देना है इसको। इस पॉइंट के नाम मैंने ले लिए, इसका नाम x1 है, इसका नाम x2 है और इसका x3। उसके बाद का स्टेप क्या है, x3 को किससे मिलाना है, b से। x3 को किससे मिलाना है, b से, तो ये मिला दिया मैंने b से। x3 को किससे मिलाना है, b से, तो ये मान लो x3 को b से मिला दिया। अब अगला क्या करना स्टेप, जो अब 1:2 में है तो पहले यहाँ एक क्या करना है, इस कोण को मापना है। x3 पर जो कोण बन रहा है वो मापना है। इस यहाँ इतना खोल कर चाप काटा है तो x1 पर भी कितना काटना है, इतना ही, ये मान लो इतना मैंने काट दिया। उसके बाद में ये कोण मापना है, कैसे मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापनी है, यहाँ से यहाँ तक की लगभग, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, ये आगे मान लो इतनी, नहीं हाँ इतनी। तो अब ये जो पॉइंट आया उससे इस रेखा पर यहाँ मान लो चाप काटना है। अब x1 1:2 में विभाजित करना है तो x1 से इस बिंदु को मिलाना है, x1 से किस बिंदु को मिलाना है, इस बिंदु को। तो ये मिला दिया मैंने x1 से इस बिंदु को। तो ये क्या हो गया, एक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक, और यहाँ 2। अब अगर इसकी रचना लिखनी है, इसकी रचना लिखनी है तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप सर्वप्रथम एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड ए बी खींचा, ये हो गया। उसके बाद में क्या करना, दूसरा स्टेप, ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींची, इसका नाम क्या है, ए एक्स खींची। उसके बाद में क्या करना है, तीसरा, ए रेखाखंड ए एक्स के तीन कितने पार्ट में, 1+2 जोड़ के देखना ना भाई, कितने पार्ट में विभाजित करना है। एक्स को 3 बराबर भागों में बांटा, यही हो गया, बराबर भागों में बांटा। चौथा क्या किया है, x3 को बिंदु B से मिलाया। उसके बाद में पांचवा स्टेप क्या है, x3 कोण B का मापा, यही हो गया। उसके बाद में इसके समांतर x3 के छठा स्टेप क्या गया, x3b के समांतर, यहाँ x1 यहाँ कौन सा C समांतर x1c रेखाखंड खींचे, ये हो गया अपना क्वेश्चन। इतने 6-7 स्टेप लिखने हैं रचना के, जो काम कर रहे हो वो क्या लिखनी है, इसकी रचना। इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वें क्वेश्चन में देखो, अभी क्वेश्चन बहुत बड़े। 10वां क्वेश्चन है 3 पॉइंट, ये भी रचना का ही है। तो पहला काम क्या करना है, एक 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, 3.2 सेमी का एक वृत्त खींचना है। तो ये मैं 3.2 का एक प्रकार खोल लेता हूँ, यहाँ से ये मान लो 3.2 का एक प्रकार खोल लिया यहाँ से, ये ऐसे घुमा दिया इसको, ये बन गया 3.2 सेमी का एक वर्त। उसके बाद में क्या करना है अपने को, ये इसका मूल बिंदु आ गया, क्या है, मूल बिंदु ओ। उसके बाद में इसके दो बिंदुओं पर 70 डिग्री का कोण बनाती हुई त्रिज्याएं खींचिए। 70 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे मान लो एक त्रिज्या तो होगी इसकी, ये एक त्रिज्या तो कौन सी होगी, ये एक त्रिज्या होगी।
दूसरी इस त्रिज्या से 70 डिग्री का कोण बनाए, तो इस त्रिज्या से 70 डिग्री का किसकी सहायता से बना लेंगे, डी की सहायता से। तो इस त्रिज्या से 70 डिग्री का कोण बनाना है तो यहाँ से देखो ये आ गया 10 20 30, ये हो गया 70 डिग्री का, यहाँ है 70 डिग्री का कोण दिख रहा होगा, ये 70 डिग्री का। इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो ये मिला दिया, ये कोण कितना है 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। अब इन दोनों बिंदुओं से रेखा एक समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले यहाँ स्पर्श रेखा पर बनने वाला कोण पता होगा आपको कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ अगर प्रकार की सहायता से मैं 90 डिग्री इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, एक यहाँ चाप काटा, अब यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ कटा है और दूसरा अगर यहाँ रखेंगे तो दूसरा चाप कहाँ कटेगा, यहाँ एक चाप यहाँ काट लो, इसका आधा होता है ना 90, 60 और 120 के बीच में आता है 90, तो एक चाप यहाँ रखा और ये 90 डिग्री का कोण आ गया। अब इसको क्या है मिलाना है, इन दोनों इसको और इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है मिलाना है। तो ये आ गया अपना, ये एक स्पर्श रेखा तो ये आ गई। दूसरी इसी प्रकार इस बिंदु पर करना है, कितने डिग्री का कोण बनाना है 90 डिग्री का, तो बना लेते हैं। ये मान लो मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब यहाँ ये 60 का हो गया और ये कितने का होगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो गया मान लो 120 का। पहले ये लाइन छोटी खींच ली, इसको बड़ा करते हैं, ये हो गया 120 का। अब इन दोनों बीच में 90 डिग्री का बनेगा, एक चाप यहाँ कटेगा और दूसरा यहाँ। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। यहाँ जो बिंदु है दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, ये और है ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। तो ये दूसरी स्पर्श रेखा कौन सी होगी अपनी, ये यहाँ से स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है। तो अब रचना के चरण, रचना इसकी रचना के चरण लिखने से पहले मान लो ये बिंदु ए है और बी है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, क्या किया, वृत्त बनाया। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करना है, बिंदु ओ से बिंदु बी तक, बिंदु ओ से और बिंदु बी तक, ओ से यहाँ तक क्या एक त्रिज्या खींची, ओ से बी तक त्रिज्या 3.2 खींची। उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या किया, बिंदु ओ से ओ पर 70 डिग्री का कोण ए ओ बी बनाया, कितने डिग्री का, 70 डिग्री का कोण। उसके बाद में चौथा स्टेप क्या किया है, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा क्या की है खींची और बिंदु, उसके बाद में पांचवा स्टेप क्या किया है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची। इतने स्टेप किए। अब आपको पता होना चाहिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का पड़ा होगा प्रमेय 10.2 में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, मान लो अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC ये दे रखा है ABC, भुजाएं क्या दे रखी है दोनों की, जैसे ये पॉइंट D दे रखा है, ये भुजाएं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो। ये भुजा किसके समांतर है, भुजा BC। 11वां फिर क्या है, D और BC क्या है, दोनों समांतर है। तो सिद्ध कीजिए AD बट्टा AB बराबर क्या है, AE बट्टा AC। AD बराबर AD बटा AB, A से D, ये भुजा बट्टा AB,
ये पूरी भुजा बराबर बट्टे में ए ई बटा ए सी है। तो पहले क्या है, दिया क्या है अपने को, दिया है पहले डी ई किसके समांतर है, डी किसके समांतर है, बी सी। अतः ए डी समांतर आपने पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज के भुजा ए डी और बी डी, ए डी दोनों भुजाओं समानुपाती होती हैं। भुजा ए डी और कौन सी है, डी बी बराबर है किसके, ए बटा ई सी। ये पढ़ा ऊपर में 6 पॉइंट है। एक में पढ़ा होगा जब भी त्रिभुज के दो समांतर रेखाएं तो दोनों भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। उसके बाद में अब देखो ए डी किसके बराबर है, ए से डी, ए डी और अर्थात मतलब क्या है, डी बी बट्टे ए डी, डी बी बट्टे, अगर इसको पलटेंगे तो किसके, ई सी बट्टे ए, उसको देखो आगे क्या कैसे करना है, ये लिख देना पर में 6.1 के अनुसार, 6.1 के अनुसार। अब उसके बाद में अगर इसको पलटेंगे तो डी बी बट्टे ए डी किसके बराबर होगा, ई सी बट्टे ए ई। अब आगे देखो क्या करना है इसमें। उसके बाद में डी बी बटे ए डी प्लस 1, दोनों तरफ है पर एक जोड़ने पर क्या होगा, ई सी बटे ए ई प्लस 1। अब लिख लेना दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ एक जोड़ने पर यह आएगा। उसके बाद में अगर मैंने एक जोड़ा है दोनों में, तो ए बी भुजा कौन सी होगी, त्रिभुज की ए से बी बट्टे में ए डी, इसके बट्टे में किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बट्टे ए डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बटा ए सी बटा ए, यही होगा। इसको देखो यहाँ से ए डी, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इसके बट्टे में कुछ लिया तो लैसा भी ले सकते हैं इसको, यानी लैसा लिया तो ए डी, डी बी प्लस ए डी किसके बराबर हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी बराबर किसको हो जाएगा, ई सी प्लस ए बटे ए। यहाँ से ए डी बी और ए डी, देखो डी बी और ए डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो ये हो सकता है ना। अब यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या है, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। अब देखो इसको पलट दो, इसको पलटेंगे तो क्या हो गया, ए डी बटे ए बी बराबर किसके हो गया, ए ई बटे ए सी। यही अपने को सिद्ध करना है, यही क्या करना है, सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी सी डी भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। छायांकित भाग। अगला क्वेश्चन है 12वां। अब देखो मैंने ये 13वीं प्रश्नावली पूरी कंप्लीट करवा रखी है। ये दे दिया वर्ग और ये यहाँ वर्ग और ये वर्ग और ये वर्ग, बाकी सब जगह क्या है, छाया। ए बी सी डी भुजा एक वर्ग। तो पहले छायांकित तो ए बी सी डी वर्ग की भुजा क्या दे रखी है, ये वर्ग है ना, यहाँ तक आ रहा है, ये भी यहाँ तक आ रहा है। तो थोड़ा डायग्राम में बना लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, एक ए बी सी डी वर्ग दे रखा है और यहाँ दो वर्त हैं, एक वर्त ये रहा, दूसरा वर्त है ये रहा, एक ये और दूसरा ये। बीच में कहाँ बचे हुए पार्ट में क्या दे रखी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी भुजा क्या दे रखी है, 14 सेमी। तो अब यहाँ आपको पहले ही देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आ सकता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आ सकता है, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर दो, चारों वृत्तों का
क्षेत्रफल, माइनस में क्या कर दो, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेमी। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या आता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 196 सेमी स्क्वायर। अब देखो एक वर्त का क्षेत्रफल, अब वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14। तो वर्त की त्रिज्या, एक वर्त का व्यास कितना आएगा, एक वर्त का व्यास कितना आएगा यहाँ से। अब ये एक लाइन में कितने वर्त है, 2, तो यहाँ कितना आ गया, 7 सेमी। तो वर्त का व्यास कितना आ गया, 7 सेमी। तो एक वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 सेमी। त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेमी। तो अब 7 यहाँ तक 7/2। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो पाई का मान तो क्या रखना है, 22/7। आर का मान अभी क्या निकाला है, 3.5 गुणा में 3.5, तो काटेंगे तो कितना बच गया, 10। यहाँ काटेंगे तो क्या बचा, 10। तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 दूना 10। यहाँ से आ गया 2, 11 दूना 22, अब 35 बचा है। 7 पंजा 35 और 5 दूनी 10। तो 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 77/2 सेमी स्क्वायर। तो एक वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, एक वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 70/2 सेमी स्क्वायर। अब ऐसे कितने वर्त दे रखे हैं अपने को, 4 वर्त है। तो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 गुणा में 77/2। तो 2 से क्या घटा, 2 तो कितना आ गया, 128 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 196 माइनस 128। 196 में से 128 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 177 दूना 128 नहीं, ये क्या आ गया, 154। 154 में से 96 में से 154 घटाएंगे तो कितना आ गया, 42 सेमी। तो इसका आंसर क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 42 सेमी स्क्वायर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, एक धातु के गोले क्वेश्चन नंबर 13 है, एक धातु का एक गोला है, एक धातु के गोले का व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 13 नंबर में गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास कितना है, 6 सेमी। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, गोले की त्रिज्या 6/2 यानी 3 सेमी। गोले को पिघलाकर एक समान वर्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, तार की लंबाई कितनी है, 36 मीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपको 13वीं प्रश्नावली करवाई नहीं है, करवाएंगे। अब देखो, जब भी आप पिघलाकर कुछ एक अलग सामान बनाया जाता है, जैसे एक गोले को पिघलाकर कुछ अलग बनाया, तो हमेशा क्या रहता है, आयतन क्या रहता है उसका सेम। जब भी पिघलाकर है तो गोले का आयतन किसके बराबर होगा, आयतन बराबर होगा तार के आयतन के। किसके बराबर होगा, तार के आयतन के। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। गोले का आयतन क्या हो, 4/3 पाई आर की क्यूब घन इकाई। तो अब
गोले का आयतन 4/3, पाई का मान क्या है 22/7। आर का मान अभी निकाला है कितना है 3 का कितनी बार गुणा 3 बार। तो यहाँ से एक देखो 3 से एक 3 में काट सकता हूँ, तो 3 की घात क्या बच गई 2। अब अगर इसको हल करोगे तो गोले का आयतन अपना आएगा, गोले का आयतन क्या आएगा, चलो इसको तो यहाँ से देखो 4 × 22 × 9/7, 4 × 22 × 9/7। यहाँ सेमी है तो सेमी की कितनी आ गई क्यूब। उसके बाद में तार क्या होती है एक बेलनाकार, बेलनाकार ही है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, बेलन का आयतन πr² h। तो पाई का मान तो हो गया 22/7 आर। अब त्रिज्या क्या निकालनी, क्या इसमें उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो r² का तो मान निकालना है। h कितना दे रखा है 36 बराबर किसके हैं, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। तो यहाँ से 22/7 × 4 × 9 बराबर किसका हो गया 22/7 × r² × 36। तो 22/7 से 22/7 कटा। अब देखो 36 है तो यहाँ से ये 36 इधर बट्टे में है, तो r² का मान क्या आ गया 4 × 9/36। 9 चौका भी कितना होता है 36/36, यानी क्या आ गया 1। तो r का मान भी क्या होगा 1 सेमी। तो उस तार की त्रिज्या कितनी आ गई 1 सेमी, तार की त्रिज्या कितनी आ गई 1 सेमी। उसके बाद में इसका 14वां क्वेश्चन, एक चांदी के घनाभ जिसकी बिमाई दे रखी है 8, 9 और 11 सेमी को पिघलाकर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए गए हैं। एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात है करो। तो अभी किया है क्वेश्चन भाई, जब पिघलाकर कुछ अलग बनाए तो क्या रहता है हमेशा आयतन क्या रहता है सेम। तो इसका 14वां क्वेश्चन इस यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया 13वें क्वेश्चन में, सही है यहाँ कुछ मेरे हिसाब से। 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन में देखो एक घनाभ दे रखा है, घनाभ की विमाई क्या दे रखी है, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, हाइट कितनी, ब्रेथ कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 11 सेमी को पिघलाकर 7 गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं 7 गोले बनाए जाते हैं। तो पहले 7 गोले बनाए जाते हैं। ये घनाभ है तो आपने पढ़ रहा है घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा, गोले का 7 गोलों का आयतन। ठीक है। अब यह 8 चौड़ाई कितनी है 9 और ऊंचाई कितनी है 11 बराबर क्या होगा 7 × 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या है माना गोले की त्रिज्या क्या मान रखी है r क्यूब। तो अब देखो 7 अगर इसको करेंगे तो पाई का मान रखो, पाई का मान 8 × 9 × 11 बराबर 7 × 4/3 × पाई का मान 22/7 r क्यूब, यही आएगा। अब इस 7 से तो ये 7 कटा, 4 से कौन सा घटेगा 4 दूनी 8, 11 से 11 दूना 22, 2 से 2 कटा। अब यहाँ ये 3 यहाँ 9 के गुणा में आएगा तो r क्यूब का मान क्या आ गया 3 × 9, r क्यूब का मान हो गया 27। तो r का मान कितना होगा घन 3 27, यहाँ 3 तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो r का मान हो गया अपना 3 सेंटीमीटर। थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ करती थी। उसके बाद इसका 15वां क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित बार माध्य ज्ञात है कीजिए। जब भी आपको बोले माध्य ज्ञात करना तो सबसे पहले कौन सी विधि का यूज करोगे प्रत्यक्ष विधि का। अगर कल्पित 2 नंबर में है तो किसका यूज करोगे प्रत्यक्ष का, अगर 3 या 4 नंबर में है तो किसका यूज करोगे
कल्पित माध्य का या वो पग विचलन का। तो यहाँ भार दिया है, भार किलोग्राम में तो 40 से 44 दे रखा है, 40 से 44, 44 से 48 दे रखा है, 48 से 52, 52 से 56, 56 से 60 और 60 से 64। उसके बाद में दूसरा क्या दिया, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 व्यक्ति दे रखे हैं और यहाँ कितने दे रखे हैं, उसके बाद में 5, उसके बाद में 9, उसके बाद में 3 और लास्ट में 2 व्यक्ति। तो अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप पड़ा होगा पहले, तो आगे अगला में क्या करना है, किसका मान निकालना है, ये हो गया एफ का मान। अब क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना आता होगा भाई, किन्हीं दोनों को जोड़ो और बट्टे में किसका भाग दे दो, 2। तो 40 और 44 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84, 84 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 42, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 46, उसके बाद में 50, उसके बाद में 54, उसके बाद में 58 और उसके बाद में कितना आ गया, 62, कितना आ गया, 62। अब अगला स्टेप क्या होता है, एफ का किसके साथ गुणा करना है, एक्स के साथ। तो 42 का अगर 5 के साथ करोगे तो 40 5 200 और ये हो गया 200 10। 46 अगर 6 के साथ करोगे तो 6 6 का 36 को तो अलग निकाल दो, 6 चौका 24 और 36, 240 और 36 कितने हो गए, 276। उसके बाद में 5 का करेंगे तो 250, 54 का 9 के साथ करना है तो 450 तो अलग आ गया, 9 चौका 36 यानी 486। उसके बाद में 176 और उसके बाद में क्या आ गया, 124। उसके बाद में अब प्रत्येक विधि में माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ को जोड़ोगे तो सिग्मा एफ कितना है अपना 30 है और सिग्मा एफ एक्स, इनको सारों को जोड़ेगे तो कितना आएगा 1520। तो प्रत्येक विधि से अगर माध्य निकालना है तो क्या आएगा, माध्य बराबर पढ़ रखा है, माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो आया 1520, सिग्मा एफ का मान क्या है 3, 10 से 10 घटा 5 दिया 15, 50.66, कितना आएगा माध्य 50.666 किलोग्राम, कितना आ गया माध्य 50.66 किलोग्राम। उसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब आपको पता है एक पासा फेंकते हैं तो अंक पासे पर अंक क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, जब भी एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो संभव परिणाम में आपको पता है क्या है, ये सारे क्या है, संभव परिणाम। अब इसमें से पहला कंडीशन है, पहला क्या ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो पहला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी, संभव परिणाम बट ये तो क्या हो गया, कुल परिणाम और संभव परिणाम बट्टे में संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव कितना है, 1 2 3, 3 अभाज्य संख्या है, कुल कितना है 6, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1/2। दूसरा इसका सेकंड पार्ट, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, आप देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो कितनी संख्या आ सकती है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो दूसरी कंडीशन में 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या क्या आ सकती है, 2 3 तो 4, 3 4 5, तो प्रायिकता क्या आएगी इसकी 3/6, यानी 1 2 3 संख्या आ सकती है, कुल कितनी है 6, तो क्या आ सकती है 1/2।
अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे खंड स और खंड, अगले सारे क्वेश्चन खंड स और खंड ड अगले सेक्शन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।